नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में शेथिले लूप, उसका महत्व और उसका उपयोग, ऐसा करके अपन ने मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व यानी द्रव एवं चुंबकत्व चैप्टर को क्लोज कर दिया। मैंने आपसे कहा था इसमें एक लेक्चर अपन प्लस कर रहे हैं। एक तो बीच में जैसे दंड चुंबक के दोलन का आवर्त काल, वो टॉपिक भी एनसीईआरटी में है, मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने उसको बीच में नहीं कराया, वो मैं करवा देता हूं। एक मुझे उदासीन बिंदु के संदर्भ में या यूं कह दो चुंबकीय बल रेखाओं को खींचने के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी देना था। ये जानकारी हो सकता है थोड़ी अतिरिक्त हो, लेकिन एक साथ पृथ्वी और दंड चुंबक को देखना इस चैप्टर के लिए जरूरी सा है ना। हालांकि वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज़ दिखा दूं। फिर कुछ समय बचता है तो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ले लेंगे, वो भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो सबसे पहले पेंडिंग टॉपिक है ना, दंड चुंबक के दोलन काल से रिलेटेड है। तो आप ऐसे समझो, आप दंड चुंबक का प्रत्यानयन बल आघूर्ण है ना, ये अपन ने बता रखा टो बराबर mb sin थीटा है ना। इसको प्रत्यानयन इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जब आप दंड चुंबक को घुमाते हो तो ये बल आघूर्ण दंड चुंबक के घूमने का विरोध करता है ना। इसलिए इसको प्रत्यानयन अपन कह रहे हैं। चलिए अब सब, यदि दंड चुंबक के मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के पारितः दंड चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई हो तो, है ना। बहुत ध्यान से समझना, छोटी सी बात है। अपन यूं कह रहे हैं कि दंड चुंबक के मध्य बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के पारितः दंड चुंबक का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल आई हो तो अपन लिखेंगे टो बराबर आई अल्फा है ना, हो तो टो इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा को अपन लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन है ना। 1 व 2 से I इज इक्वल टू d2 थीटा dt स्क्वायर, प्रत्यानयन है, इससे मैं माइनस लगा देता हूं, माइनस mb साइन थीटा है ना। इफ थीटा टेंड्स टू 0, यदि थीटा अल्फ है देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यदि थीटा का मान अल्फ है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा। ये हम जानते हैं, त्रिकोणमिति में 11 में पढ़ा हुआ है ना। इसलिए I यानी जड़त्व आघूर्ण d2 थीटा dt स्क्वायर इज इक्वल टू mb थीटा, या कोणीय त्वरण अगर दिखाएं अपन तो या कोणीय त्वरण d2 थीटा dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोष्टक को या कांस्टेंट को अपन कोष्टक में लिख देते हैं, ये mb अपॉन आई इंटू थीटा
है ना। अब अगर आप ये समीकरण देखें तो ये समीकरण कोणीय सरल आवर्त गति की समीकरण d2 थीटा dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के समतुल्य है। अब आप ऊपर वाली समीकरण को देखें, ये जो अपन को प्राप्त हुई है समीकरण, ये वाले, अगर आपने 11 में SHM पढ़ा है, सरल आवर्त गति के अपन ने 2 पार्ट किए थे, एक तो रेखिक सरल आवर्त गति, दूसरा पार्ट था हमारा कोणीय सरल आवर्त गति। तो कोणीय सरल आवर्त गति में d2 थीटा dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, नीचे लिख रखा है व्यंजक, ये अपन ने देखा हुआ है। अगर इसको कंपेयर करो तो वो और ये समीकरण एक दूसरे के समतुल्य है। तो ये तो यहां पर पता पड़ रहा है कि दंड चुंबक कोणीय सरल आवर्त गति करता है, यानी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, दिखता है ना। अतः ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, mb अपॉन आई, यानी ओमेगा इज इक्वल टू रूट mb अपॉन आई। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी mb अपॉन आई, इसने आवर्तकाल कैपिटल टी, ये सब निकाल रखा था अपने बुक में, तो ये मैंने अब उसकी पूर्ति कर दी है ना। अतः दंड चुंबक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, यानी अब आपके अभ्यास माला में या एक्सरसाइज में इसका भी कोई क्वेश्चन हो तो अब आप कर सकते हैं ना। तो सब ये एक टॉपिक था जो रह गया था अपने अन्य टॉपिक पढ़ने के दौरान। ऐसे चूक होती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बुक देखने के बाद पता पड़ता है कि टॉपिक रखा गया है ना। टॉपिक हटते जुड़ते रहते हैं। तो आपको जो मैटर दिया जा रहा है आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िएगा। वो हम देख रहे हैं कौन सा मैटर अंडर सिलेबस है और कौन सा सिलेबस के बाहर चला गया। वो जरूर है कि जो सिलेबस के बाहर चल जाता है उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा देते हैं, पर ये नहीं होगा कि टॉपिक छोड़ देंगे। एक्सिस टॉपिक तो मिलेंगे आपको, ये तो होगा कि आपको एकेडमिक में जो टॉपिक्स हैं उससे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसका रीजन है आप आफ्टर 12th कंपटीशन ही फाइट करेंगे, जेई हो चाहे नीट वगैरह जो भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो ध्यान रखा जाता है कि टॉपिक ज्यादा दिए जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक शॉर्ट रह गया कि साहब फला टॉपिक बुक में था और नहीं पढ़ाया गया है ना। तो उस क्रम में ये टॉपिक था कि साहब दंड चुंबक का दोलन काल या दंड चुंबक की कोणीय सरल आवर्त गति। तो ये बिल्कुल आप डिटेल में देख लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि ये कोणीय सरल आवर्त गति और सरल आवर्त गति इस समय आपके उसमें नहीं है, करंट नॉलेज में नहीं है ना। तो ये थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि 11th का टॉपिक था और 12th में यहाँ पे फिर काम आया है ना। तो ये टॉपिक अपन ने ले लिया। अब एक जो मैंने बताया था कि मैं अपनी इच्छा से एक टॉपिक और देना चाहता हूँ, मैं उदासीन बिंदु आपको दिखाना चाहता हूँ, उसकी पोजीशन दिखाना चाहता हूँ और चुंबकीय बल रेखाओं का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ, है ना साहब। तो ये मेरे को एक टॉपिक करना था, है ना। ये टॉपिक रहा उदासीन बिंदु, ठीक है साहब। उदासीन बिंदु में मैंने पहले बता दिया आपको, बस क्योंकि शुरू कर रहा हूं तो यहां भी एक बार आपको सुना देता हूं। उदासीन बिंदु में ऐसा बताया था कि पृथ्वी धरातल पर दंड चुंबक रखने से दंड चुंबक के दो ओर ऐसे बिंदु पाए जाते हैं या प्राप्त होते हैं जिन पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इन बिंदुओं से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है,
इन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई अविक्षेपित रह जाती है। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। फिर यह भी आपको बताया था कि उदासीन बिंदु का प्राप्त होना पृथ्वी के चुंबक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है ना। तो ये उदासीन बिंदु की चर्चा की जा चुकी। अब मैं आपको उदासीन बिंदु की स्थिति बताता हूं। उसमें दो सिचुएशन कंसीडर करेंगे अपन। मैं चाहूंगा एक ही जगह कंसीडर हो जाए, लेकिन फिर भी एक एक लूंगा। एक सिचुएशन तो मैं आपको लेके दिखाऊंगा जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में हो। ये प्रैक्टिकल में भी है, तो आप न समझे तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। तो सब दंड चुंबक, ये सब मैंने आपको बता रखा है। डिजिटल बोर्ड की अपनी कुछ तकलीफें हैं। दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव है ना। अब ये लिखने में भी थोड़ी बहुत हम भी कर देते हैं, तो टाइम ऐसे भी कई बार कंज्यूम हो जाता है। दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में है ना। उत्तर दिशा में है, ठीक है साहब। अब ये सिचुएशन में आपको समझाता हूं। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सब। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये डायरेक्शन का फेनोमिना है। अब आप एक बात को मैं 2-3 पेन काम में लूंगा अलग अलग कलर के, थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाने के लिए, है ना। पहले तो मैं दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में रख देता हूं। ये उत्तरी ध्रुव, ये मैंने रख दिया उत्तर दिशा में। ये दंड चुंबक की अक्ष और ये दंड चुंबक की निरक्ष है। अपन उदासीन बिंदु को खोज रहे हैं, या यूं कह दें उदासीन बिंदु की स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो साहब, आपको एक ही चीज दिखेगी, वो मैंने दिखा दी कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में है। एक और चीज है जो आपको देखनी है ना। अब वो दूसरी चीज को मैं अलग कलर से ले लेता हूं, है ना। तो एक चीज और भी है जो आपको दिख नहीं रही, वो दूसरी चीज है पृथ्वी का चुंबक, है ना। ये मैं सब आपको पृथ्वी का चुंबक दिखा देता हूं। अब पृथ्वी के चुंबक में अपन चर्चा कर चुके हैं, ये चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी के उत्तर दिशा में पृथ्वी के चुंबक का कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी के दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चुंबक का कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। यानी पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं। अब ये देखो सब चित्रित बनाने से ये बात आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है। इससे मैंने ये प्रयोजन सोचा, मैंने कहा यार वो भी समझा दूंगा मैं कि पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं, हालांकि दिखा तो सही, और चुंबकीय बल रेखाओं की पोजीशन भी समझा दूंगा, तो कई सारे काम चित्र सामने आएगा, आपका भी दिमाग बनता है ना, पृथ्वी के चुंबक को इस तरह से देखने का। अब देखिए एन और एस आमने सामने है, क्लियर। इधर भी एन और एस सामने सामने, तो सब एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एस को समाप्त होंगी, है ना। इसमें कोई नई बात है ही नहीं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रहे हैं ना। ये सब एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एस को समाप्त हो रही है। इसी प्रकार पृथ्वी के एन से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के एस को समाप्त हो रही, वही सिचुएशन है जैसे अभी ऊपर दिखा, यही चीज यहां पर है ना। ये सब ये यूं क्लियर। तो ये बल रेखाओं खींचना मेरा ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा महत्व तो किसी और बात पर है, ठीक है सब।
तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि सब अक्ष पर, ये पृथ्वी की अभी दिखाता हूं, पहले थोड़ी सी बल रेखाएं और ठोक दूं ताकि चित्र अट्रैक्टिव लगे। ये सब जो पृथ्वी के एंड से निकल रही हैं वो दंड चुंबक के एस पे समाप्त हो गई, और जो दंड चुंबक के एन से निकली वो पृथ्वी के एस पर समाप्त हो गई। जो पृथ्वी के एन से दूर से निकली, ये देखो ये दूर से निकली, तो ये चुंबक से प्रभावित नहीं हो पाई, ये सीधे कहां चलेगी, पृथ्वी के एस पर चलेगी। तो सब हर बल रेखा, ये सब हर बल रेखा क्या नाम से, ये थोड़ी के चुंबक पे ही जाएगी, जो दूर निकल गई वो स्वाभाविक है चुंबक से प्रभावित न हो सकी, ये चुंबक से प्रभावित न हो। पास वाली तो देख ही रही है चुंबक से प्रभावित है। ये सब अक्ष है ना, कलर चेंज करते रहना है मुझे, है ना। ये चुंबक की अक्ष और ये निरक्ष। अब बताओ कि जब उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होगा, एक मिनट, है ना, जब उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होगा तो उस समय अक्ष पर तो ऐसा बिंदु नहीं हो सकता जहां से कोई बल रेखा नहीं गुजरे। अक्ष पर तो उदासीन बिंदु हो ही नहीं सकता, तो ये उदासीन बिंदु कहां होगा बताइए। ये उदासीन बिंदु निरक्ष पर होगा। अब निरक्ष पर उदासीन बिंदु देखने का सिंपल सा तरीका है, चुंबकीय सुई आती है, कंपास बोलते हैं उसे। निरक्ष पर आप कंपास को तेजी से चलाओ, जब तेजी से चलाओगे तो कंपास की सुई एकदम एक जगह घूमने लग जाएगी। जहां सुई घूम गई वही कौन से बिंदु हैं, वही उदासीन बिंदु। जैसे मान लीजिए यहां सुई घूम गई, इधर यहां सुई घूम गई, उससे बराबर दूरी पर जरूरी नहीं है, सुई घूम गई तो स्वाभाविक है कौन से बिंदु हैं, उदासीन बिंदु, जहां से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है, जहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है ना। इन बिंदुओं को ही उदासीन बिंदु कहते हैं। तो जब नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में होगा तो उदासीन बिंदु निरक्ष पर होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए ये चित्र बनाया है। अब जैसे मान लो, अब आप कहेंगे पृथ्वी पर जो ये जो आपको उदासीन बिंदु कहां मिले, निरक्ष पर, तो बी निरक्ष किसके बराबर होगा, BH के। पृथ्वी पर चुंबक के नाम पर BH है, यानी संपूर्ण चुंबक की तीव्रता तो पृथ्वी के अंदर कहीं प्रेक्षित हो रही है, तो पृथ्वी धरातल पर पृथ्वी का कौन सा चुंबक सक्रिय है, BH। तो स्वाभाविक है उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, यानी दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो किस पे देखोगे, निरक्ष पर। और यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो कौन सा घटक देखोगे, BH देखोगे, है ना। तो बी निरक्ष कितना निकाला था, μ0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, इज इक्वल टू BH। ये एक इक्वेशन बनेगी। आपसे एग्जाम में तो m पूछेंगे, BH आपको लेबोरेटरी में बता ही दिया जाएगा, है ना। L ये चुंबक की लंबाई कुल 2L है, इसका आधा कर लेना, ये L रख देना। R ये सब R ऐसे निकालना, ये दूरी R1 और ये दूरी R2, तो आप R बराबर लिख देना R1 प्लस R2 अपॉन 2, μ0/4 पाई कॉन्स्टेंट है, इसे BH आपको दे दिया जाएगा। तो आप क्या ज्ञात कर लेंगे,
दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है सब, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एक सिचुएशन तो उदासीन बिंदु की ये देखी, अब एक और सिचुएशन दिखाए तो, है ना, फिर अन्य काम जो करने। अब सब दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एस उत्तर दिशा में है ना? इंटरेस्टिंग है, आपको भी लग रहा होगा अच्छा। दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ऐसा ना, किधर है? उत्तर दिशा में है। अब क्या सिचुएशन होगी सब? तो पहले तो डायरेक्शन वाला फेनोमिना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, कहां नॉर्थ मान रहे हो, ये तो अपन ने बना दिया। अब दंड चुंबक को कैसे रखना है? तो दंड चुंबक को अब आपको ऐसे रखना है कि दक्षिणी ध्रुव कौन सी दिशा में हो? उत्तर दिशा में। चलो सब दंड चुंबक रख देता हूं मैं, है ना? ये दंड चुंबक रख दिया मैंने, ये दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में, है ना? ये वही अक्ष, ये वही निरक्ष। चुंबक की कुल लंबाई को अपन 2L ही मानते हुए आए, ठीक है? अब पहले की तरह ही यहां भी जानना जरूरी है, क्या पृथ्वी पर रखा ये अकेला चुंबक है या ये चुंबक कहां रखा गया है? तो ये चुंबक चुंबक पर ही रखा गया है। पृथ्वी खुद भी एक चुंबक है ना? तो आपने पृथ्वी धरातल पर कोई चुंबक रखा, जैसा कहा उस तरह से, तो उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी ये जानना है ना? पहले तो आप समझिए NN के लिए, यानी उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में हो, उसके लिए आपने देख लिया कि सब उदासीन बिंदु निरक्ष पर होते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यदि दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में हो तो उदासीन बिंदु कहाँ होंगे? उदासीन बिंदु देखने के लिए स्वाभाविक पृथ्वी का चुंबक दर्शाना पड़ेगा। पृथ्वी में बताई दिया आपको चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं, यानी उत्तर दिशा में पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी में चुंबकीय ध्रुव उल्टे हैं। अब आप देख सकते हो सब ध्यान से। अब इससे सामने आइए, यानी दंड चुंबक का साउथ पोल और पृथ्वी के चुंबक का साउथ पोल सामने है। ऐसे दंड चुंबक का नॉर्थ पोल और पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल सामने है। अब अक्ष पे तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे मान लीजिए, ऐसे सिंबॉलिक ही बता सकते हैं ना, ज्यादा आगे तक नहीं तो कटती हुई दिखेंगी फिर, है ना? अब ये एस को बल रेखाएं आती हैं। अब ये देखो, ये बस ऐसे काटती हुई नहीं दिखानी, सॉरी उसमें दिशा एस पे तो आती है ना, वो मैंने ये तीर दिखा दी, तीर उल्टे दिखा दी, तो तीर को सही कर देता हूं, है ना? एस पर चुंबकीय बल रेखाएं आती है। अब ये कहां से आती हैं, अब ये तो जिक्र करना नहीं है, क्या बल रेखाएं कटेंगी? नहीं, वो तो कभी कटेगी। ऐसे आप, ये तो शोशाबाजी, थोड़ा सा बल रेखाओं को दिखाने गए, नॉर्थ से जाती है, ये दिखा दी एग्जैक्टली, इधर का नॉर्थ से भी ऐसे जाना ही दिखेगा, है ना? थोड़ा सा कटती हुई नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वो काटती नहीं है, अपन ने ये बात पहले कर रखी। इस एन की इस एस पर तो जाएंगी सी, खुद की खुद पर, है ना? तो ये एन से जाने वाली खुद के ही एस पर समाप्त होंगी, लेकिन जो एन के दूर निकल जाएगी तो फिर वो पृथ्वी के एस पे चली जाएगी, जैसे जा रही। जैसे मान लो ये दूर निकल गई, अब इसको फिर आगे कहाँ ले जाऊंगा? ये इसका मतलब कहाँ जाएगी? अब चुंबक के परास से हट गई, तो ऐसे ही इस एस को दूर से आने वाली भी आएंगी। कुल मिलाकर अब अगर आप देखेंगे तो आपको निरक्ष पर ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देगा
जहां से बल रेखा नहीं गुजर सके। लेकिन एसएस के बीच में तो ऐसा स्थान अवश्य होगा जहां पे बल रेखाएं नहीं होंगी। एनएन के बीच में बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो इस बार जो उदासीन बिंदु होगा वह कहां होगा? अक्ष पर, N1 और N2। ये मैंने आपसे कह दिया समान दूरी पर हो मध्य से जरूरी नहीं है। इसे चुंबकीय अक्ष बोलते हैं और ये चुंबकीय निरक्ष कहलाती है। पहले आपने पोजीशन देख ही ली। ये सब दूरी R1 मध्य से, ये दूरी R2 मध्य से, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R। R1 R2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि दंड चुंबक से दोनों उदासीन दंड चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदुओं की दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है। तो आप इस चक्कर में तो पढ़ना मत। अब सब इस समय उदासीन बिंदु N1 और N2 अक्ष पर पाए गए। यहां से कोई बल रेखा नहीं गुजरती। यहां पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यहां पर सुई अविक्षेपित हो जाएगी, यानी कंपास को यानी चुंबकीय सुई को आप इस लाइन पे चलाओ, इस लाइन पे थोड़ा सा धीरे चला लो, चलो चलाओ, चलाओगे एक जगह आती सुई घूम जाएगी। सुई जहां घूम जाए वहीं समझ जाना उदासीन बिंदु। भाई ये तो अपने को कहते ही पता पड़ गया ना, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे ना कि कैसे देखना है आपको कि दक्षिणी ध्रुव उत्तर में, तो दक्षिणी ध्रुव उत्तर में तो ऐसे सामने आ गए, इसका ऐसे सामने आ गए तो अक्ष पे होगा। तो ये तो हमें पहले ही पहचान में आया था अक्ष पे। तो हम निरक्ष पे क्यों चलाएंगे? तो कंपास को अक्ष पे ही चलाएंगे। अक्ष पे चलाओ, जाए एकदम घूम जाए सुई, समझ जाओ वही उदासीन बिंदु है ना। अब इस समय अक्ष पर उदासीन बिंदु है तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? BH के। ये मैं आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी का चुंबक का मतलब ही BH है ना। धरातल पर पृथ्वी के चुंबक का क्षैतिज घटक ही मौजूद होता है। अब B अक्ष ये देख लेना थोड़ा सा, μ0/4 पाई 2mr अपॉन r² माइनस l² की होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखा था है ना, इज इक्वल टू BH। BH आपको लैब असिस्टेंट द्वारा दिया जाएगा। R ये दिखाई दिया मैंने, R1 प्लस R2 से। L चुंबक की लंबाई का आधा, जनरली 4 सेंटीमीटर का चुंबक देते हैं या 8 सेंटीमीटर का देते हो, आधा रख देना। μ0/4 पाई कांस्टेंट है ही सही। तो आप यहां पर दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करवाते हैं। ये सब मेरे को दिखाना था। अब मैग्नेटिज्म में ऐसी कोई चीज बचती नहीं है जो सब रह जाती हो या नहीं। अब कोई ऐसा टॉपिक है जो अपनी अप्रोच में नहीं आ रहा, लगभग सभी टॉपिक क्लोज हो चुके।